आके 2 घंटा मार के हमको ऊपर भेजता था और ये कही के भेजता था कि शाम को आने जो तुम्हारे पिताजी का फिर आई। मोहल्ले में जो नाटी नाटी भाभी हैं उनको ऊंची हील की सैंडल, और जो काली करिया कलूटी भाभी हैं उनका फेयर एंड लवली, और केवल ये जीवन भाभीियों के लिए समर्पित रहे। कैमरा रोल एक्शन, तो जिस जगह वो रोल बोलते थे तो हमको लगता था रोल का मतलब अब हमका रोल चालू करो। कई सीन तो ऐसे हुए जहाँ पे हप्पू और तिवारी जी और गौरी मैम ने हाथ जोड़ के हमसे कहा कि भैया अब बख्शो, थोड़ा हमका भी बोल लें, तो सीरियल में हम भी हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि हम गए धमकाने तो वो हम ही को बैठाल के पूछ रहा है, कह रहा कि मेन कौन है तुम्हारे में, वो कितनी देर में आएंगे, जब तुमका इतनी राइफलन के साथ भेजे ना तो वही क्या तोप लेके आएंगे। ये फुहड़ वीडियो बनाते हैं ना, गाली गलौज के वीडियो बनाते हैं, इनके फॉलोवर हम लोग से ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि सुनील ग्रोवर भैया इस लाइन के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, जानी लीवर की बिटिया बहुत बड़ी कॉमेडियन है। दरअसल भैया हम खुदे बहुत हरामी थे। राजू भैया बम्बई के सबसे अच्छे आदमी थे, बम्बई में उनसे अच्छा बाला साहब ठाकरे भी नहीं थे। अंगूरी बोलती है, ये कहाँ की भाषा है? हमने कहा ये कहीं की भाषा नहीं है, क्योंकि जो अवधी नहीं बोल पाता है और अवधी बोलने की कोशिश करता है तो वो भाषा कहीं की नहीं होती। धुरंधर 3 में मौका मिला तो हम चाहेंगे कि सौम्या टंडन अब दूसरी शादी कर रही हैं और वो अन्नू अवस्थी कर रही हैं। कॉमेडी सीख नहीं सकते, कॉमेडी आपके अंदर होनी चाहिए, मौज आपके अंदर होनी चाहिए। आप गाली मत दो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मौका पड़े तो आपको गाली ही ना याद आवे जल्दी जल्दी में। दास से दुनिया, दास से दर्द, बहुत सारे दुख संताप हमारी दुनिया में वैसे ही हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं इनको कम करने के लिए। कोई किताब पढ़ता है, कोई कहानी सुनाता है, कोई गीत गाता है और कोई कॉमेडी करता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी ही शुरुआत करी थी लॉकडाउन के समय पे, जबकि उन्होंने अपने घर को पहले गुदगुदाया, फिर मोहल्ले को, फिर शहर को और फिर हमारे पूरे भारत को। जनेऊ पे बनाया गया एक वायरल ऑडियो, बहुत मज़ेदार रील्स, भाभी जी घर पे हैं जैसे सीरियल्स में काम करने वाले हमारे आज के गेस्ट। पहचान तो गए हुई हो, अन्नू भैया। नमस्कार, कैसे हैं भैया? बस मौज है भाई साहब। तो इतना गंभीर व्यापार करने के बाद आपको ये कॉमेडियन वाला आइडिया कैसे आया, किसने आपको इंस्पायर किया और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे? दरअसल हम लोग जिस मोहल्ले में पैदा हुए, कानपुर का एक अपना अलग मिजाज है जी, और वो मोहल्ले बहुत मस्त हैं यहाँ के, जिनमें चबूतरे हैं। हाँ, बरोटा चबूतरा। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम देवनगर नाम के मोहल्ले में पैदा हुए थे, जहाँ पे लगभग 700 मकानों में चबूतरे हैं। वहाँ रहने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे अगर आपको 2 बजे घर में बेचैनी हुई रही है और मन है कि लाओ कोई से बात कर ले, आप घर के नीचे उतरोगे तो आपको 100 आदमी रात में भी उपलब्ध मिलेगा, जो ताश खेल रहा चबूतरे में, लूडो खेल रहा, लड़के भी खेल रहे हैं, उनके पिताजी भी खेल रहे हैं। तो उस मोहल्ले में क्या होता है, जब आप चबूतरे में बैठते हो जी जी जी, तो एक से एक कहानी सुनाने वाले होते हैं। जो बुजुर्ग हो गए उनने कहानी चालू करा, ठीक है, जो बच्चे हैं उनने कहानी चालू करा। तो हम लोग मस्त मोहल्ले में पैदा हुए। तो पूरा चिरौरी का माहौल चारों तरफ पूरा परस्पर बना है, पूरा बेहतरीन माहौल रहता था। और सबसे अच्छी बात थी कि एक दूसरे को लोग जानते थे। अगर हम मसाला खा रहे हैं या किसी ऐसे आदमी के साथ बैठे हैं, नहीं बैठना है, तो मोहल्ले के जो बुजुर्ग थे वो हमारे पिताजी का इंतजार नहीं करते थे कि वो ही आके टोकें, खुद ही ठोक। पड़ोसी का बाप आके 2 घंटा मार के हमको ऊपर भेजता था और ये कही के भेजता था कि शाम को आने जो तुम्हारे पिताजी का फिर आई है। मतलब एक चक्कर भी मार चुकते थे, एक चक्कर। तो ऐसे मस्त मोहल्ले में जब आप रहते हो ना, तो आपका बचपना, जवानी और बुढ़ापा कब निकल गया टेंशन फ्री। पैसा भले कम हो लेकिन मौज पूरी रहती थी। तो ऐसे मौजीले मोहल्ले में पैदा हुए
तो वो खून में और नस नस में। तो ये तो एक अच्छाई बहुत बढ़िया आपने बताई। हम लोगों के मिडिल इनकम ग्रुप के मोहल्ले वैसे ही होते हैं जी। कि दोस्त का डैडी भी अपना ही डैडी है, वो बिना पूछे, हो सकता है हमारे अपने पिताजी हाँ। एक संकोच करें, लेकिन दोस्त के पिताजी का तमाचा हाँ। कहीं से भी आ सकता है। हाँ। बहुत बढ़िया। जनेऊ जैसे सीरियस टॉपिक को भी आपने कॉमेडी का टूल बना दिया, तो बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने उसको सुना समझा। तो उसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली और क्या उसकी पूरी स्टोरी है जी, प्लीज जरूर बताइए। ये जनेऊ वाला जो भैया था ना, एक शुरुआत थी। एक दिन रात में हम घर में लेटे मोबाइल चला रहे रहे, कोरोना से कुछ समय पहले की बात, और लगभग 2 बजे गुड़िया आई तो कहे लगी कि यार तुम 2 बजे तक का मोबाइल चलावा, तो फिर 2 बजे तक सो, तो हमका सवेरे जग के जाना होता है बच्चों के स्कूल, लाना छोड़ना, चलो सो चल के। तो हम कहा कि गुड़िया हम सोच रहे हैं लड़के के जनेऊ कर दें, तो एक मैटर तैयार कर ली। तो गुड़िया कहें लिख के ना करो, बोल के कर लो। तो हमने एक ऐसे ही मोबाइल में बोल लिया कि लड़के का जनेऊ कर रहे हैं, और कार्ड छपवाने गए थे तो कार्ड वाला 36,000 रुपया मांग रहा था। तो हमने कार्ड ना छपवा के 36,000 रुपये की 2 डिशें बढ़वा दी, काले रसगुल्ले के साथ सफ़ेद रसगुल्ला करा दिया, और एक रसेदार पनीर की सब्जी के साथ सूखी पनीर की और बढ़वा दी। तो जब आप 4 तरह के आइटम खाओगे तो आपको व्यवहार देने में खलेगा नहीं। और कोई ये सोच के ना है कि लड़के का फंक्शन, अमूमन आदमी कहता ना कि बिटिया की शादी है यार हुई ले, लड़के छोड़ो। अरे बिटिया की है तो कोई लड़के से, तो कोई ये सोच के ना है कि लड़के का फंक्शन है वो व्यवहार ना देवे, तो फ्री में लाते खानी हो तो आना, नहीं तो बढ़िया मन से आओ, मन से व्यवहार लिखाओ। और उसमें कैटेगरी कर दी थी कि 500 वाले बाहर डीजे में नाचेंगे, 1100 वाले अंदर आएंगे लेकिन खाली डीजे में नाचेंगे, 2100 वाले पेठाओ पानी, 5100 वाले पूरा खाना, और 11,000 का एक अलग जिसमें आपको अच्छे लोग मिलेंगे। तो वो हमने डाल दिया, और ऐसे ही 4-5 ग्रुपों में डाला। अब वो सवेरे बहुत वायरल होने लगा। इसी तरह से फिर पहला वीडियो मेरा वायरल हो गया, और ऑडियो था, और वो अपना चलता रहा। बहुत बढ़िया। ये तो आपने बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों में ये जनेऊ का रहता है, हरदम ये जिस पॉइंट पे आपने फोकस किया है कि कैटेगरी ऑफ व्यवहार से आप रास्ता बनाए, वो मन तो हर आदमी का है। मेरे ख्याल से इसी फीलिंग से सब लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए होंगे और वो वायरल हो गया होगा। तो इसके बाद आपने और बहुत सारे ऑडियो बनाए। हाँ सर, ये वाला जब बहुत वायरल हो गया, बेंटियाँ, क्योंकि उस समय ऑडियो आते नहीं थे ना, बहुत ज़्यादा कॉमेडियन थे इस लाइन में। तो उसी समय 1 महीने बाद सभासदी के चुनाव पड़ गए, तो हमने एक ऑडियो और वायरल किया कि जब सबको लड़ी तो हम लड़प, और हमका ना चुनाव चिन्ह पंजा चाहिए, ना साइकिल, ना हाथी, हमका चुनाव चिन्ह नथुनी चाहिए। और जीते के बाद नाम नाली साफ करेबे, ना लाइटें लगोइबे, मोहल्ले में जो नाटी नाटी भाभी हैं उनको ऊंची हील की सैंडल, और जो काली करिया कलूटी भाभी हैं उनका फेयर एंड लवली, और केवल ये जीवन भाभीियों के लिए समर्पित रहे। तो लो यहू ऑडियो भागे लगा, तो फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। बहुत बहुत अच्छा। और भाभी जी पे मेरे ख्याल से आपका जोर बहुत ज्यादा है, या नजर भी अच्छी है, क्योंकि भाभी जी घर पे हैं वाला प्रोग्राम भी आपने किया, उसमें भी आपका रोल बहुत बहुत सराहा गया, लोगों ने बहुत अच्छे से पहचाना। तो वो चांस आपको कैसे मिली, और आपका क्या एक्सपीरियंस है और एक्टर्स के बारे में, उसको जरा विस्तार से बताइए। ये जब हमारे ऑडियो वीडियो वायरल होने लगे तो भाभी जी में एक एंड टीवी में थे मोहित सर, मोहित त्रिवेदी सर, तो वो सब पूरा एंड टीवी और जी टीवी सब सुनते थे हमारे ऑडियो समय, क्योंकि कम साधन थे। ये हम आपको बात बता रहे हैं 17-18 की। तो उनने हमसे कहीं से ढूंढ ढाड़ के नंबर संपर्क किया, बोले हम भाभी जी से बोल रहे हैं, भाभी जी घर पर और आपसे मिलना है। तो हमने कहा चले आओ। तो ये हम कहा लखनऊ बुलाएं पिकेटली होटल। तो जब हम पिकेटली गए तो वहाँ सिंगल एक आदमी बैठा था, जैसे ये 2 कप रखे हैं उसके आगे 4 कप रखे रहे और कहे लगा कि आओ। तो हमने कहा कि आप भाभी जी से हो? कहें हाँ। हम लोग 2 लोग थे।
हमने कहा चाय एक साथ चारों पिए हो कि धीरे धीरे? कहीं धीरे धीरे पिया, इंतजार करत कर। हमें लगा ये कोई फ्रॉडियल है, ये भाभी जी के नाम पे बुला ली से अभी ये हमसे 1,50,000 रुपया मांगेगा। तो हम वो बात कर रहा था हमसे और हम सोच रहे थे ये कब हमसे मांगे तो हमारी ये हो कि भाई हमारा मतलब सोचना बहुत सही है। खैर वो 25 मिनट तक इसलिए बात करता रहा कि वो देख रहा था कि जो ऑडियो वीडियो में हम इनको देख रहे हैं वही नेचुरली है कि बनावटी है। तो खैर राय से सब ओके। फिर वो कहे कि ठीक है अब हम आपका बतेबे, फोन और नंबर सब और ले गए। फिर उसने 20 दिन बाद टिकटें सीधे भेज दी। अरे बहुत बढ़िया। वो कही इसकी अब चले आओ तुम। इतना बड़ा कभी हमने चैनल फेस नहीं किया था, शुरुआती दौर था तो हमारी हिम्मत थोड़ी कम पड़ रही है। हाँ, क्योंकि इस लाइन में कितने लोग बहुत सालों परेशान होने के बाद उनको चांस नहीं मिल रही है, अपने लिए चांस चल के आ रही तो थोड़ा तो डर और घबराहट बनी रहती है। हमने अपने लड़के से कहा कि यार हम नहीं जाएंगे, यही ठीक है। उसने कहा नहीं पापा चलो जो ही देखा जाए। वो सोच रहा है कि वहां तक पहुंच जावे तो कुछ तो बात बनी। अपनी फोटो वोटो खिंचा लें उनके सबके साथ, अप्पू तिवारी के साथ, बाकी ये करें चाहे ना करें। हाँ, उस बच्चे का अपना मन था, अपना मन 2-4 सेल्फी मिल जाएंगी, काम हो जाएगा उसका। खैर जब वहाँ पहुँचे तो सब इंतजार कर रहे हैं, जो पैर छूने लायक रहे उनके पैर छुआ, हाथ मिलाए वाले से हाथ मिलावा। तो क्या इनकी पहले होटल जाइयो कि स्टूडियो देखियो? उनका ना स्टूडियो देखब ना होटल, सीधे सीन लगाओ। तो कहीं ने स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लो। तो हमने कहा लाओ। तो ने एक लाइन की एक डायलॉग भेजा कि ये पढ़ लो, ये करना है आपको। हमने कहा ये तो बहुत आसान है। तो जब वो डायलॉग बोलने के लिए हम बैठा ले गए, ऐसे एक कुर्सी में बैठा ले गए और 3 कैमरा लगे रहे, पूरा मतलब जितना भाभी जी का स्टाफ वो सब हम ही का देख रहा है। तो अंदर से धक 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 की ये एक लाइन भी बोल पाइबे कि ना बोल पाइबे। सही बात है। हाँ, बड़ा स्टार्टिंग में तो थोड़ी घबराहट लगती है, बहुत घबराहट। तो वो पहली चांस थी जब आपने कैमरा फेस किया। हाँ, इतने बड़े कैमरे जब फेस किए कि और जिनको हम टीवी में देखते थे कि अप्पू भी खड़े, तिवारी जी भी खड़ी, अन्नू, गौरी भाभी भी खड़ी, गौरी मैम भी खड़ी, वो सब जितने थे, अंगूरी भी खड़ी। तो हमने कहा चलो बजरंग बली की जय, जो हो ही देखा जाए। तो जब हमने बोलना चालू किया तो वो जो आधी लाइन थी, एक नहीं थी पूरी आधी लाइन थी, कि उसमें फोन से पूछना था कि मनमोहन कहाँ हो, इतना पूछना था और इससे हमारी एंट्री थी। तो हमने फोन उठाया, हमने कहा गायब है मनमोहन? जैसे तुमका पता चला कि मामा आ रहे हैं तुम गायब हो, जितने परम हो ना तुम। हम बेटा तुम्हारे बाप के साले हैं, हम तुमसे चौगुने परम है, था तुमका बिना ढूंढे मानव ना। अरे वो देखा हम सब लोग ताली बजाए लगे। हमने कहा ये क्या हुआ? अच्छा, आपने स्क्रिप्ट ही पलट दी? स्क्रिप्टे का वो हमका चालू बा, मुंह तो बंदे नहीं भैया। तो वो सब लिखा पढ़ी में निकली 8 लाइनें। तो उनने कहा ओके डन। तो बाकी सबने कहा ये आधी लाइन थी। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब थे बोले नहीं आधी लाइन नहीं थी, इतनी थी जितने ने बोला उतनी ही थी, इसको चढ़ा दो। बस वहाँ जब ताली बजी तो हिम्मत बढ़ गई। फिर उसके बाद तो धारा प्रवाह चल रहा है सब। फिर अन्नू अवस्थी चले भाभी जी में, और हमने उनको नए दर्शक दिए। नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने सराहा। मतलब वो उस कैरेक्टर में काफी जान डाली है आपने। उस कैरेक्टर में स्थिति ये थी कि जहाँ डायलॉग था वहाँ तो हम बोल ही रहे थे, क्योंकि नए थे, बहुत जानते नहीं थे। तो जैसे आप लोगों में नहीं होता है कि लाइट, साउंड, कैमरा, रोल, एक्शन, तो जिस जगह वो रोल बोलते थे तो हमको लगता था रोल का मतलब अब हमका रोल चालू करो। वैसे हम चालू ही तरह है। तो ये लोग कह रहे रुको यार, एक्शन जब बोला करी तब बोला करो। तो जय बार हम बोलते थे तय बार अलग बोलते थे, क्योंकि स्क्रिप्ट से तो चल नहीं रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके 4 कैमरे चारों तरफ लगाओ, एक सामने लगाओ, जहां बोले वहां कैप्चर हो जाए। ये नहीं पता कि कब टाइम बम फूट जाए, ये कब फूट जाए। ये केका देख के बोले लगे, जरूरी नहीं है अंगूरी को देखे। ये सीखता जब इस तरफ गौरी मैम को देखने लगे, अब तिवारी का देखे लगे, अब अप्पू तो कहीं नहीं कहा चारों तरफ से। तो फिर उनने चारों तरफ से करके
तो कई सीन तो ऐसे हुए जहाँ पे हप्पू और तिवारी जी और गौरी मैम ने हाथ जोड़ के हमसे कहा कि भैया अब बख्शो। थोड़ा हमका भी बोल लें, जब सीरियल में हम भी हैं। एक जगह खाना खिलाने ले जाते हैं एक सीन में, तिवारी जी हमको गौरी मैम के यहाँ। अच्छा। वहाँ केवल हमको जाना था, खाना खा के लौट आना था। वहाँ पे हमने 8 मिनट का डायलॉग बोला और उन्होंने 8 मिनट का डायलॉग डाला, पूरा धारा प्रवाह। हाँ पूरा 8 मिनट का डाला। एक जगह था कि डायरेक्टर ने, सब लोग बैठे तो सबने कहा भैया 23 मिनट का एपिसोड होता है और 17 मिनट ये बोल चुके हैं, अब 6 मिनट बचे और हम लोग 6 एक्टर बचे, तो अब क्या होगा? तो डायरेक्टर ने कहा देखो अन्नू, तुमको हमारी कसम है, अब मामा जी कहते थे वो लोग, अब आपको यहाँ पे सोने का सीन करना है कि आप सो रहे हो, ये लोग आएंगे, आपको बोलना नहीं है, खाओ अपनी अम्मा कसम। तुम कहा अम्मा तो हमारे हैं नहीं, तो बोले हमारी अम्मा कसम खाओ। और हम सोए, उसमें टीका टिल्लू मलखान अंगूरी उस सीन में थे और वो हमारी जंजीर चुराने आते हैं और ये सीन था कि वो जंजीर चुराएंगे लेके चले जाएंगे और हम सोते रहेंगे। हम सोते रहेंगे। अच्छा। वो सीन 7 मिनट तक हम बोले। अच्छा, जग गया बीच में। वो जैसे उनने छुआ, हमें लगा इस जगह ये बोलना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो टीका है थोड़ा नाटा है, तो हमने कहा अरे आओ मेरे लाल, बड़े समझदार चोर हो, बड़े प्यारे चोर हो उस समय का जो भी। और वो पूरा सीन उनने उठा के डाला, जो 5 एपिसोड में खत्म होना था सीरियल, वो 8 एपिसोड में खत्म हुआ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो यही कानपुर की मौज है, यही मस्ती, यही लिए हुए हमका बुलाइंदा है। जहाँ पहुंच गए कान भी हमारे ही हो गए। कानपुर का अगर जिसका कान मिल जाएगा उसका हम कान काट भी लेंगे और कान खरीद भी लेंगे, कान में फूंक भी देंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इधर उधर से सीख के आते हैं, लेकिन एक बात जो हम लोग तो खैर एक्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन जितना समझते हैं, जितना पढ़ते हैं, उसमें ये समझ में आता है कि कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग कोई सिखा नहीं सकता। जैसे गोविंदा, कादर खान, ये सब एक्टर रहे जिनकी कॉमेडी बहुत ही परफेक्ट थी, तो वो जो टाइमिंग है वो आपका ऑटोमेटिक, मतलब इसके पहले भी घर पे भी, मोहल्ले, मतलब और जगह भी कॉमेडियन एज अ प्रोफेशन लेने के पहले भी तो आपकी पर्सनैलिटी में वो बात रही होगी। दरअसल शुरुआत में हम प्रापर्टिक काम करते रहे और 16-17 राइफलें और 6-8 गाड़ियों से चलते थे। तो हम प्रयास करते थे कि कोई ज़मीन खरीदने जाएं तो थोड़ा गंभीरता से बात करें। तो सारा हाइट पर्सनालिटी अगर ना हो ना, तो आप 100 राइफल लेके चलो, सामने वाला सोचता मेन आदमी तो अभी आएगा, ये अभी छोटे छोटे बच्चे आए। तो कई जगह ऐसा हुआ कि हम गए धमकाने, तो वो हम ही को बैठाल के पूछ रहा है, कह रहा कि मेन कौन है तुम्हारे में, वो कितनी देर में आएंगे, जब तुमका इतनी राइफलन के साथ भेजे ना तो वही क्या तोप लेके आएंगे। तो भी हम शर्म के मारे बताते नहीं थे कि हम ही मेन बॉस है। तो लेकिन मौज में रहते थे, हर उसमें मौज में रहते थे। थोड़ा सा रूखा माहौल हमको कम अच्छा लगता था। और अगर आप कानपुर में निकलेंगे, फ्री माइंड निकलिए आप चेक करने के लिए, और किसी ऐसे आदमी के साथ बैठिए जो बैठा हो सिंगल, कहीं चाय पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, रिक्शा में बैठा हो, उसके साथ बैठ जाओ। तो आप देखना अगर वो सीरियस बैठा तो वो मौज में बैठा है, वो युद्ध की टेंशन में नहीं बैठा है कि वन से कहीं यहाँ ना गिर जाए, वो बल्कि यही बैठा है कि यहाँ से कब चालू हो तो अब हम बता दें। हाँ, तो यहाँ का आदमी क्या है, गोली भले ना चला पाए लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर गाली इतने प्रकार की देगा कि वो लोग कहीं तुमसे नहीं लड़ना, हमें हारी या तुम लोग जीते हो, खुदे हारी मान ली। तो हम व्यापार के साथ करते करते हमने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइन में आएंगे। अच्छा, गाली से एक इम्पोर्टेंट बात ये याद आई कि आजकल कॉमेडी का स्तर बहुत गिर गया है। लोग अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, अपने माता पिता की बुराई, भाई बहन की बुराई, वो बात, मतलब उन दिशाओं में जाके कॉमेडी खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम लोग समाज में, कोई अकेले में 4 लोग भी वो बात नहीं करते थे जो आज लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि गाली गलौज और इनसे कुछ फर्क पड़ता है, या वो जो फूहड़ कॉमेडी करने वाले लोग हैं उनसे आप जैसी
क्लीन कॉमेडी वालों को क्या कंपटीशन लगता है? देखिए, ओरिजिनल में तो ये है कि हम लोग सभी लोग गाली बकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में गाली बकना खराब है। ठीक है, हम कितने भी बुरे हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो ये फुहड़ वीडियो बनाते हैं ना, गाली गलौज के वीडियो बनाते हैं, इनके फॉलोवर हम लोगों से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। हाँ, इनके व्यूज़ हम लोगों से ज़्यादा आते हैं, इनके पास पेमेंट चैनल से हम लोगों से ज़्यादा आते हैं। लेकिन इनकी क्या एक चीज़ रहती है जिस पे ये इनको कभी स्टेज नहीं मिलता। कभी आप इनको बुला के पॉडकास्ट नहीं करोगे कि ये बहुत गाली बकते हैं, लाओ इनका बुला ली। सही बात है, सही बात। ये छुआछूत की बीमारी होती है। ये अपने आप में तो खुश है, इनने वीडियो डाला, इनने देखा कि 16 लाख, 20 लाख, 25 लाख, लेकिन उन 25 लाख में एक भी आदमी इनको अपने यहाँ शादी बारात में नहीं बुलाता, कोई सामाजिक संस्था इनको मंच पे नहीं बुलाती, कहीं इन लोगों का सम्मान नहीं होता। आप हमारे यहाँ आइए कभी, हमारे क्या, हमारे जैसों क्या, हमारे यहाँ 6 बोरा भर के मोमेंटो रखे हैं जो हमारे पास जगह नहीं है लगाने की। 500 से ज़्यादा लगे हैं, 2000 से ज़्यादा हमने अभी तक 2200 स्टेज प्रोग्राम किए और 3000 से ज़्यादा मोमेंटो। अरे, लेकिन ये जो गाली गलौज के वीडियो बनाते हैं, इनके पास 2 मोमेंटो भी नहीं होंगे। मोमेंटो बहुत बड़ी कीमत रखता है, इसको सही बात है। कोहिनूर हीरा समझिए आप। ये खरीद के आप 100 ले आओ, लेकिन अगर आपको मिल रहा है एक, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो गाली गलौज हम लोगों के पहले क्या होता था, शादी में गाली गाई जाती थी। हाँ, लेकिन उसका एक तरीका होता था, एक लहजा है, एक लहजा होता। ये लोग इतने लो स्तर पे चले जाते हैं, लेकिन इसका विरोध करना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, सुनील पाल ने इसका विरोध किया था। सबने मिलकर सुनील पाल को खत्म कर दिया। आज की तारीख में सुनील पाल कोई भी वीडियो डालते हैं तो उनके कमेंट में 90% गालियां होती हैं। सुनील पाल बहुत अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन समय के साथ बदले नहीं। अब भी वो टाइपराइटर चला रहे हैं, कंप्यूटर युग आ गया। देखिए, उन्हीं के साथ कपिल भैया थे। हाँ, बहुत। कपिल की जो ग्रोथ है, मेरे ख्याल से एक टाइम पे असरानी और जॉनी लीवर, ये लोगों ने जो ग्रोथ, कादर खान ने जो एक फ्रंट लाइन कैरेक्टर का, जो महमूद साहब ने जो फ्रंट लाइन कैरेक्टर का कॉमेडियन को स्टेज मिला, वो इनका और सुनील ग्रोवर वगैरह का काफी। देखिए, सुनील ग्रोवर कपिल भैया से अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन कपिल भैया के स्टार अच्छे हैं। बात समझिए, भैंसा बन के आप पैदा भो, अमेरिका में भो तो रेस में दौड़ाई जाइयो, अगर कानपुर में भो तो फिर कलेक्टरगंज से आप डिप्टी पढ़ाओ, माल ढोग। जो कपिल के भाग गए हैं, आज किसी भी एक्टर के पास हो सकता है उतना पैसा ना निकले मध्यम श्रेणी के जितना कपिल के पास। कपिल ने एक कॉमेडी को नया मुकाम दिया, उसमें से सुनील पाल भाई अच्छा कर रहे हैं। अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि मौका मिल रहा है, हम आपको देख रहे हैं। आप हीरो नहीं सफल होगे, लेकिन अगर आप किसी पिक्चर में विलन बन के आओगे, मौके की जरूरत है। हो सकता है आज के विलनों में सबसे पहले विलन क्या होता था, बहुत खूबसूरत होता था। प्रेम चोपड़ा और शक्ति कपूर, ये सब बहुत खूबसूरत थे। फिर एक समय के लिए माहौल आया कि विलन को थोड़ा डरावना करो, तो फिर यहाँ से जला, वहाँ बाल। अब विलन हीरो के बराबर आता है, हीरो विलन एक बराबर खूबसूरत होता है। तो अगर आप विलन में ट्राई करो तो आप बहुत सफल विलन बनोगे। मन आपका भले हीरो की तरह हो, हीरोइन की तरह हो, सन्यासी की तरह हो, लेकिन बाय लुक। नहीं, ये तो बहुत अच्छा सजेशन है। लेकिन विलेन को मौके भी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत अच्छे मौके मिलते हैं, और हर तरह के, मतलब हीरो से ज्यादा हीरोइन के साथ रहने का मौका तो विलेन को मिलता है। सही बात है, जो सही जीवन में आदमी नहीं कर सकता, कम से कम विलेन बन के तो विलेन बन के कर सकता है। तो देखिए, सुनील ग्रोवर भैया को मौके बहुत मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुनील ग्रोवर भैया इस लाइन के सबसे बड़े कॉमेडियन है। जॉनी लीवर की बिटिया बहुत बड़ी कॉमेडियन है, उसको मौके नहीं मिल रहे। भारती को मौका मिला, भारती ने दिखाया। कृष्णा बहुत बढ़िया कॉमेडियन है, लेकिन सुनील पाल के बराबर मौके नहीं मिल रहे। हम लोगों के यहाँ क्या है कि एक दूसरे से तुलना कर देते हैं हाँ, कि ये वैसा लगता है या वैसा नहीं कर पा रहा। आपको लगता है कि अभिषेक बच्चन खराब एक्टर है?
अमिताभ बच्चन के सामने वो बौने हो जा रहे हैं। उसका दुर्भाग्य है कि अमिताभ बच्चन से उसकी तुलना हो रही है। अगर वो राजेंद्र कुमार के यहाँ पैदा हुआ होता तो उसको बहुत बड़ा एक्टर गिना जाता, लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन का लड़का तो उसके फायदे कम मिले, उसको नुकसान ज्यादा मिले। सही बात। तो जब मौका मिलता है आपको कॉमेडी में मौका मिले, आपको फिल्मों में मौका मिले, आपको व्यापार जिस चीज में मौका, हमको भाभी जी घर पे मौका मिला तो उनने एक नया सीरियल बनाया GTV वालों ने, जिसका नाम रखा और भाई क्या चल रहा। उसमें हमने 329 एपिसोड किए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और एक एक एपिसोड देखने लायक है। कभी आप डालोगे यूट्यूब मैं जरूर में, देखूंगा। हालांकि मैं कम देख पाता हूँ टीवी, लेकिन मैं जरूर देखूंगा। नहीं, जब आप बहुत उस मूड में हो तो आप देखिएगा, तो पूरी मौज, पूरा कानपुर उसमें घुसा पड़ा है। आपको लगेगा कि अरे यार ये सीरियल है, कोई सीरियल। मौका मिलने की बात दे रहे हो, जिस दिन जिसको मौका मिल जाता। रमेश अवस्थी को मौका मिला, देखिए कानपुर के सांसद हो गए, बताइए, और काम कर रहे हैं। अब हमें लग रहा है इससे अच्छा कोई सांसद है नहीं। पिछले लोगों ने किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हुआ शहर में हम लोगों को पता ही। इंदिरा जी जब खत्म हुई थी तो हम लोगों को लग रहा था अब देश में तो कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, 4 घंटे बाद राजीव गांधी बन गए। फिर जब वही खत्म भय लगा अब देश खत्म। तो जिसको जिसको मौका, सब अच्छा करने वाले में मौका तो मिले ही। तो सही बात है। अब जैसे आपकी बात से समझें कि हीरो और विलेन की बहुत व्यवस्था रहती है, तो आपके जीवन में कुछ लोग होंगे जिन्होंने हीरो का किरदार निभाया होगा, कुछ लोग होंगे जो विलेन का किरदार निभाया होगा, कोई फूफा मामा ऐसा होगा जिसको मतलब आपको देख के उसको गुस्सा भी आती होगी, आपको भी उनको देख के गुस्सा आती है। लेकिन कोई तो देखिए ऐसा मानते हैं कि किसी ने तो थोड़ा बहुत हाथ पकड़ के कहीं से तो खींचा होगा और हम ऊपर निकल आए। दरअसल भैया हम खुदे बहुत हरामी थे। होता है, ये होता है लोगों के साथ, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ। हमारे साथ तो कानपुर ने बड़ा सपोर्ट किया। कानपुर में अगर हमसे बड़ा है उसके हम पैर छुएं, जात पात ना देखें, केवल वो कानपुर का है, हमसे बड़ा, हम पैर छुएं उसके। तो एक बार पैर छूने से उसका एहसान नहीं उतरेगा, कम से कम 10-10 बार पैर छुएं, इतना कानपुर ने हमको दिया। और अब स्थिति ये है कि 10-5 प्रदेशों में जब हम जाते हैं कहीं इवेंट में, लोग पहचानते हैं तो लगता है कि अरे यार, कई ऐसे बड़े नेता हमको मिले जिनके लिए हमने वीडियो डाल दिए किसी कारण से, और जब उनने गले लगाया और इतने प्यार से मिले तो हमने कहा भगवान आज तक ये ना देखी तो आज तो हम हटा ही देंगे। तो लगता है कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं इतना। और कॉमेडी लाइन में बड़ा संयम चाहिए आपको, सधी हुई जवान चाहिए। अगर आपने दो अर्थी बोल दिया तो आप समझिए कॉमेडियन नहीं है, फिर आप अपना समय निकाल रहे हैं, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं उस लाइन। हमको लोग मिलते हैं प्रोग्राम में, कहते हैं यार हमारी अम्मा तुमका बहुत सुनती, हमारे पिताजी बहुत सुनते हैं। आज हम अपनी जिज्जी का भेजा यही लिए तो कि अन्नू अवस्थी का वीडियो आया, मतलब आंखें बंद करके खोल दो, ये नहीं कि पहले कोने में सुन लो पूरा, कहीं कोई गंदी चीज नहीं है तब खोलो। तो ये सफाई का ध्यान रखोगे आप, शब्दों का ध्यान रखोगे और समय पे चलोगे कि आज बारिश भई है तो हमका ये मौज लेनी है, आज कटहल महंगा बिका है तो हमका ये मौज लेनी है। सही बात। आज गुड़िया हमसे कपड़ा धुलाए न तो हमका ये मौज लेनी है, आज गुड़िया झाड़ू पोछा कराए न। तो एक माहौल आपको दिमाग में चलाना पड़ेगा कि बहुत बढ़िया। अच्छा, बात बात पे गुड़िया 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 कई बार आता है, तो ये गुड़िया खेलने की गुड़िया है कि बड़ी गुड़िया है कि कोई पुरानी गुड़िया है कि कोई आपकी पर्सनैलिटी से लगता है कि आपके पास 2-4-5 गुड़ियों की व्यवस्था होगी कि कैसी गुड़िया है ये गुड़िया चीज क्या है? ये गुड़िया वो है जब आप किसी चौराहे से निकलो, ट्रांसफार्मर लगा रहता है तो उसमें एक मूल लिखा लगा रहता है और 440 नीचे लिखा रहता है, ये वो वाली गुड़िया है। और हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका में रही हैं, हर तरह से सपोर्ट में रही हैं। हर स्थिति परिस्थिति में एक समय ऐसा था कि 2000 रुपये महीने की भी व्यवस्था नहीं थी, फिर एक समय ऐसा आया कि 5 करोड़ रुपए भी साल में कमाए। तो हर उसमें खुश रही। और फिर हमारी बेटी पढ़ने चली गई, बेटा पढ़ने चला गया और गुड़िया बच्ची घर में अकेले, तो हम कहा कहीं ये डिप्रेशन में न चली जाए, तो हमने गुड़िया को अपने साथ जोड़ा। बहुत बढ़िया। हमने एक तड़पड़ न्यूज़ चालू करी,
उसमें क्या था, मुख्य मुख्य खबर पढ़ते थे, फिर गुड़िया से नोक झोंक करते थे और लोगों को मज़ा आ रही थी। लगभग उसमें 150 एपिसोड हमने बनाए। फिर हमको सीरियल मिल गया एक तोड़ के दिल मेरा, स्टार प्लस पे। तो उस चक्कर में क्या कि वो बीच में छूट गया, लेकिन गुड़िया को हमने लगा दिया। फिर वो भी अपना कॉमेडी पे आ गई और हमारे साथ, और एक अलग पहचान उनने अपनी बना के हमारे साथ हमारे बड़ी सपोर्टर रही। और उनके भी अगर हम 10 बार पैर छुएं तो कम होगा, इतनी अच्छी पत्नी सबको मिलनी चाहिए। बम्बई माया नगरी के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, ऐसी बात होती है, तो वहाँ गए, क्या एक्सपीरियंस हुआ? जैसे आपकी दोस्ती राजू श्रीवास्तव जी के साथ भी अच्छी रही, तो उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या रहा, कैसा था माहौल? देखिए, बम्बई वाकई में बहुत अच्छा है। बम्बई के लोग बहुत अच्छे हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हर आदमी वहाँ का मेहनती है। लगभग घरों में पति पत्नी एक साथ काम करते हैं, रात में होटल में खाते हैं, उसके बाद अपने अगर छोटा बच्चा है तो कहीं से, क्यों वहाँ पे चलता है, तो अपना स्कूल से या हॉस्टल से लेके घर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती में रहते हैं। राजू भैया बम्बई के सबसे अच्छे आदमी थे। बम्बई में उनसे अच्छा बाला साहब ठाकरे भी नहीं थे। राजू श्रीवास्तव का मतलब सीधे सीधे भगवान। और अच्छा। हाँ, और अगर आप कहीं कानपुर के हैं और वो बता दें आप किसी को कि आप कानपुर के हैं, राजू भैया को पता चल जाए कि आप कानपुर से हैं, तो वो आपसे मिलने पहुंचेंगे। क्योंकि आप संकोच करोगे कि इतने बड़े हैं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन वो आपसे मिलने पहुंचेंगे। समझिए, मदद के नाम पे वो फोन कर करके, जिस समय कोरोना था, अच्छा, उस समय लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम थी, तो लोग तो बहुत बचते हैं जब वक्त खराब चलता है तो। खराब। सोनू सूद ने जो किया ना, वो मीडिया के सामने किया, राजू भैया से ज़्यादा किया, लेकिन राजू भैया ने भी उनसे कम नहीं किया। लेकिन राजू भैया ने क्या, फ़ोन कर करके किया कि फ़ोन मिला के, हेलो हाँ क्या स्थिति है, ठीक है, परेशान ना हो। फिर उसके बाद कानपुर, हम कानू जाओ, ये करिए आओ, ये करिए आओ। मतलब उस आदमी के अंदर इतना जुनून था लोगों की मदद करने का कि कोरोना का समय चल रहा था, लोग मर रहे थे, खाली उनको पता चलता था। एक अजीत श्रीवास्तव नाम के मित्र उनके, वो एडमिट हो गए और उनने हमको फ़ोन किया, गन्नू खुद 2-5 लाख रुपया घर में पड़ा है। तो हम कहा कि 2 लाख रुपया पड़ा है। बोले यार उनके यहाँ दे आओ, बहुत ज़रूरत है। तो जब हम ले के पहुँचे तो पता चला उस अस्पताल में सब कोरोना ही वाले भर्ती। अरे लीजिए साहब। हाँ, और पुलिस वाले हमसे कहें कि तुम यार यहाँ कहाँ चले आओ। तो हम राजू भैया को फ़ोन किया, हम कहा एक के बचाए के चक्कर में दूसरे के मार डलियो का, यार ये काम ना करो। सही तो हवन करवाओ कि हाथ ना जले। हाँ, मतलब राजू भैया की जितनी तारीफ करी जाए। एक बार हमारा सीरियल चल रहा था, और भाई क्या चल रहा है, तो हमारे प्रोड्यूसर लोग गए कि भैया उसमें काम कर लो, तो वो 7 लाख रुपए पर डे लेते थे। 7 लाख? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा भैया इतने दिन का काम है, खैर हमें 21 लाख रुपए दे देना तुम, और 3 दिन में करा लेना, 5 दिन का काम, ज़्यादा सीन लगा देना। तो प्रोड्यूसर को पता था कि हमारी मित्र बोले यार बहुत पैसा मांग रहे हैं, कुछ कम करवा दे, कुछ कम करा दो। तो हमने राजू भैया को फ़ोन किया, हमने कहा कि वो एक सीरियल हम कर रहे हैं यार, भाई साहब वो मैं काम कर लो। तो बोले तुमको फलाने का है ना हमारे लिए। तो हमने कहा हाँ। हमने कहा पैसा, कहीं ना तुम्हारा फ़ोन आ गया, ऐसा पैसा कोई बात नहीं, तुम लिखो क्या लिख रहे हो। और हम अगले हफ्ते लखनऊ आ रहे हैं, तो वहीं पे, और उनने 5 दिन की जगह 6 दिन किया। अच्छा। हाँ, और जब उनको 10 लाख रुपया मिला तो बोले ये 2 लाख रुपया तुम रखो, ये तुम्हारा। तो हमने कहा हम कहना चाहिए, हमारी आप बात रख लियो, समझ लो। फिर वो 10 लाख रुपया वो मेरे पास छोड़ के गए, लेके नहीं गए। उन्होंने कहा ये 10 लाख रुपया रखे रहो, तुमको जिसकी ज़रूरत लगे कि ये कोरोना में परेशान है उसको अपनी तरफ से कर देना, बाकी जो हम बताते रहेंगे वो। मतलब उस समय वो 10 लाख रुपया छोड़ के चले गए। अरे बताइए,
मतलब डिस्काउंट करा, कम पैसा लिया, ज्यादा काम किया, जो रुपया मिला वो भी आपको ही दे गए। हाँ। दूसरे की मदद के लिए बताइए। और ये सब मीडिया में कहीं आता नहीं है तो पता नहीं चलता है। दूसरे लोग कहीं कहीं वीडियो भी हमने ये देखा कि केला दे रहे हैं एक, अच्छा है, लोग एक बीमार आदमी को केला दे रहे हैं, ऐसे भी वीडियो चले हैं कोरोना के टाइम। और वो 6 लोग केला पकड़े रहते हैं, जिसको लेना वो ऐसे चुप्पे की छोड़ो तो हम पकड़े। उसको ये लगता हम भी पकड़ लें, ऐसा ना ये लोग 6 लोग ताकत लगा खींच ले केला। तो छिलका ही छिलका बचे। हाँ, छिलका ही छिलका। तो राजू श्रीवास्तव मतलब भाई साहब इतनी जल्दी चले गए, नहीं तो कानपुर के 50 लोगों को स्टार बना देते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत राजू श्रीवास्तव। ये तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से शुरुआत में राजू भैया रहे और एक वो शेखर सुमन, 2 लोगों ने स्टेज पे मतलब कॉमेडी में स्टैंड अलोन कॉमेडी का जलवा तो इन्हीं का ही रहा। इन्हीं का रहा। और इंसान बहुत अच्छे थे। उतनी अच्छी भाभी हैं शिखा भाभी। अब राजू भैया की तरह कॉमेडी तो नहीं करती, लेकिन राजू भैया के जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके बराबर संपर्क में रहती। कम से कम एक बार कानपुर महीने में, एक बार लखनऊ। और फिल्म विकास परिषद के वो अध्यक्ष रहे। और ये जब आपका वीडियो लोग देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि राजू भैया के नाम से घोषणाएं बहुत हुई कि पार्क बनेगा, रोड बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। कहीं कुछ नहीं किया। इसका मतलब जब तक आदमी जीवित है तब तक जो करवा ले सो करवा ले। के बाद की कोई वैल्यू नहीं। एक किदवई नगर में रोड बनाई भी तो एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, होगा भी एक दिन कोई नशेबाज उखाड़ के ले गया। अरे हाँ, तो वो सब खत्म। पार्क बनेगा, गेट बनेगा, ये सब तुरंत की घोषणाएं हैं, होता कुछ नहीं है। ये वो लोग भी राजू भैया के नाम पे कॉमेडी करके चले गए। कॉमेडी करके, ज्यादा कॉमेडी करके चले गए। उमा कोई कुछ नहीं करी इसका। नहीं, वो तो भैया, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि कभी और मौका मिले तो हम लोग मिलके कुछ उनके लिए करने की कोशिश करें। बिल्कुल, वो जरूरी है। कपिल शर्मा ने देखिए किया था 101 शाम राजू के नाम कपिल शर्मा ने अपने प्रोग्राम में किया था और उनके सारे मित्रों को बुलाया था। तो उसमें राजू निगम भी गए थे, सुनील पाल भी गए थे, राजू श्रीवास्तव का छोटा भाई भी गया था। 16-17 कॉमेडियन को उन्होंने बुलाया था। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी जो अटायर है, जो कपड़ा पहनने का तरीका है, उसका भी चर्चा बना रहता है। कई बार एक आध लोगों से बात हुई तो वो ये सोचते हैं कि आज भैया आएंगे, ये तो फिक्स है कि टोपी लगाए होंगे, लेकिन बाकी पहनावा क्या होगा, किस चीज की किससे मैचिंग मिल रही होगी। तो इसमें भी गुड़िया भाभी का कुछ दखल रहता है कि ये सब आपका अपना इनोवेशन है? नहीं, उनका पूरा दखल रहता है। और ये आपका हम बता दें, आज से 27 साल पहले हमारी शादी भई रहे और ये उनने फिर सूट बनवाया। अच्छा। और हमने इसके शर्ट बनवाया। हम गुड़िया एक जैसे कपड़े पहनते हैं हमेशा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप देखोगे तो गुड़िया की ड्रेस और हमारी ड्रेस, लगता है कि ये सगे पति पत्नी है, बिल्कुल सेम। इस सगे पति पत्नी का तो बहुत बढ़िया आपने तो बिल्कुल सेम पहनते हैं। पहले हम लोग ब्रांडेड पहनते थे, फिर हमने कहा ब्रांडेड से ज्यादा मजा इसमें है कि मैचिंग मैच हो। जिस कलर का तुम सूट पहने हो उसी कपड़े की हम शर्ट पहने हो। तो वो अब हम लोगों की आदत में आ गया। जैसे सवेरे वो पहले पूजा वूजा करना रहता है तो नहा धो के उनने हैंगर निकाला, जो सूट उनने पहना सोई वैसी कमीज निकाल, वही शर्ट अलग टंगी रहती है। तो अब दुकान से गए तो 4 मीटर ले आए। हाँ। 2 का सूट और 2 की कमीज। हाँ, ये बहुत बढ़िया, बहुत यही होता है। तो भैया ये जो आपकी पसंदीदा गौरी मैम है, इनको तो धुरंधर 2 में चांस मिला, तो ये भी मान सकते हैं कि धुरंधर 3 तक आपका भी मन है कि आपको भी कोई चांस मिले। और गौरी मैम के बारे में अगर कुछ बताएं आप, मतलब अपना जो प्रोग्राम है उसके कोई पॉइंट्स, कोई इंटरेस्टिंग चीज। गौरी मैम मतलब सौम्या टंडन, ये अरबोपति खानदानी रईस हैं। बाय नेचर इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। जब हम शूटिंग में गए थे तो जब पहले दिन का सीन हुआ और बीच में लंच होता है तो इन्होंने हमको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ खाना खाइए आज। सब एक्टर अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भाषा आप कहाँ की बोलते हो? तो हमने कहा ये हमारी कनपुरिया भाषा है। हमने कहा कि ये जो अंगूरी बोलती है ये कहाँ की भाषा है? हमने कहा ये कहीं की भाषा नहीं है, क्योंकि जो अवधी नहीं बोल पाता है
और अवधी बोलने की कोशिश करता है, तो वो भाषा कहीं की नहीं होती, ना वो अवधी में रह जाती है ना उसकी ओरिजिनल इस भाषा रह जाती है। तो बोले हम आज आपको होटल अपनी गाड़ी से छोड़ेंगे, मतलब बहुत अच्छा बर्ताव जो है। तो वहाँ का जो स्टाफ था उसने कहा कि पहली बार इन्होंने किसी से बातचीत करी। दरअसल गौरी मैम की और अंगूरी की थोड़ी ट्यूनिंग कम थी, देवरानी जेठानी टाइप रहती थी। फिर उसके बाद उनको एक सन्नी देओल के साथ पिक्चर मिली अभी धुरंधर 1 में, अक्षय खन्ना की पत्नी बनी। धुरंधर 2 में बहुत गजब की एक्टर है। जिस हिसाब से उनका रोल दिखाया गया कम दिखाया गया, अगर रोल उनका बड़ा करते तो वो अपनी एक्टिंग का भी लोहा मनवा देते। जैसे अक्षय खन्ना के लिए कहा जा रहा है ना कि बहुत अच्छे एक्टर है, सौम्या टंडन भी बहुत अच्छी एक्टर है। और अगर धुरंधर 3 में मौका मिला तो हम चाहेंगे कि सौम्या टंडन अब दूसरी शादी कर रही हैं, अब वो अन्नू अवस्थी कर रहे हैं। हाय ये कहीं से मतलब ये कहीं गहरा सपना आ गया भाई बीच में। जब भगवान से मांगे है तो हाथी मांगो चुहिया का मांगनी। तो फिर बहुत बढ़िया। ये रोल चाहेंगे कि अब उनकी जो दूसरी शादी हो रही वो हमसे हो रही, उसी तरह जैसे भाभी जी की एंट्री हमारी थी वैसे एंट्री उनका दूल्हा बन के हो, तब तो फिर मौज है, नहीं तो हाँ, पिता उनकी दूसरी चांस में अपनी भी पहली चांस हो जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, चांस से याद आया, आपको बिग बॉस में भी चांस मिला, फिर कुछ उसके समीकरण बदल गए, कहीं कुछ गणित सही नहीं बैठी। बिग बॉस का एक सीजन आया था जिसमें पेयर के साथ जाना था, आपको अपने साथ किसी को लेना था। अच्छा। तो उसमें 3 जगह उस बार इंटरव्यू हुए, एक हुआ कलकत्ता में, एक हुआ दिल्ली में, एक हुआ बम्बई में। तो हमसे पूछा गया कि आप कहाँ करोगे, तो हम सोचा दिल्ली पास में है, और जिसको हमने अपना पार्टनर बनाया था वो पैसे अलग था, तो हमने कहा इसी की ऑडी से दिल्ली निकल लेंगे, अपना यही रुकने पुकने सब देखेगा, बिना जेब की पैंट पहन के चलो काहे के लिए। तो हम लोग दिल्ली में गए, वहाँ पे लगभग 500 लोगों ने भाग लिया था। अच्छा। उस 500 लोगों में बिग बॉस में ऐसा होता है कि जैसे 500 लोग एक जगह बुला लिए गए, उसके बाद 3 कमरों में 16-16 लोगों की टेबल पड़ती है। उस 16 में 2 बचते हैं, एक दूसरे से बात करते निकलते निकलते, फिर 2-2-2 में जब 16 हो जाते हैं तो फिर एक टेबल पे बैठते हैं। अच्छा, 16 गुणा 16 गुणा 16 चलता। हाँ, फिर जब उस 16 से 2-2-2-2 निकल के फिर 16 फिर आखिरी में 2, तो आखिरी में हम लोग बचे 4, 500 में 4, जिसमें 2 रूडीज की लड़कियां थी, 2 में हम और हमारा पार्टनर था। हम लोग चुने इसलिए गए जो हमारा पार्टनर था वो बिल्कुल एंग्लो इंडियन था, वो हिंदी नहीं बोलता था, हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो बिल्कुल देहाती और अमेरिकन अच्छा का जोड़ था। तो भट्टे में आइसक्रीम थी। हाँ, तो वो लोग इतना इंटरेस्टेड थे, उन्होंने कहा कि जाओ कपड़े वपड़े सिलवाओ, अपनी व्यवस्था चौकस कर लो। हम लोगों ने अपना अटैची लगा ली, फ़ोन आने का ये था कि अब फ़ोन आना है, आज आ जाए कल आ जाए। फिर उसी समय एंट्री होती है अनूप जलोटा भाई साहब की जैस्लीन के साथ। वो सीरियल अनूप जलोटा और जैस्लीन की ही वजह से देखा गया था, तो फिर हमारा भी नाम अनूप है, तो इस अनूप की जगह वो अनूप पहुंच गए, नहीं तो हम होते, क्योंकि अनूप जलोटा बहुत बड़ा नाम था। जी जी। और उनको जाना भी चाहिए था। अगर हमसे व्यक्तिगत पूछा जाता कि तुम जाओगे कि अनूप जलोटा जी को भेजें, तो हम कहते हैं अनूप जी को भेजो, क्योंकि वो बहुत उनसे टीआरपी बहुत बढ़ने के चांस थे। तो फिर उसके बाद हमारा रह गया, लेकिन क्योंकि हमको टीवी में आना ही था, फिर हमको लगातार सीरियल मिलना चालू हो गए। जैसे हमने भाभी जी घर पर है किया, वो तो काफी सफल प्रोग्राम। हाँ, फिर हमने किया एक जी टीवी पे आता था गुड़िया हमारी सब पर भारी, अच्छा, बहुत अच्छा बड़ा सीरियल था। फिर हमने किया और भाई क्या चल रहा, फिर हमने स्टार प्लस पे जो अभी आ रहा मेरा, उसमें तोड़ के दिल मेरा किया, उसमें माँ, अधिकतर में हम मामा ही बने। अच्छा। हाँ, ये कुछ ऐसा रहा। एक साकेत नगरी अयोध्या पिक्चर करी, 3 वेब सीरीज करी हैं, आने वाली हैं, एक गैंगस्टर का लव, एक राव द पार्टी, और एक कोई और थी,
कठिन नाम था। तो फिर हमको बम्बई कानेपुर में मिल गया। हम कभी जाके बम्बई में लाइन में नहीं लगे, कभी ऑडिशन नहीं दिया, लेकिन जो हमारी रीलें थी ना वो वायरल होती रहीं। रीलों के माध्यम से आप, रेल के माध्यम से नहीं, रील के माध्यम से बम्बई पहुंच गए। हाँ, और लोग कहते हैं ना कि रील नहीं बनानी चाहिए, अच्छी रील है तो बनानी चाहिए, लोग देखते हैं। प्रेमानंद जी को 90% लोग आज भी रील में देख के फॉलो करते हैं, जिनके अच्छे संस्कार हो गए, जिन्होंने पूजा पाठ चालू कर दी। रील अगर अच्छी है तो लोग देखते हैं, मैं परिवार के देखते हैं। तो उस रील से हमको बड़े फायदे मिले, हमको बहुत काम मिला, और अभी कई काम हमारे लगे हुए हैं। बहुत जल्दी आप बड़े पर्दे में भी हमको देखोगे। नहीं, बहुत अच्छा, मतलब दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छी है, और साफ और क्लीन कॉमेडी की तो बहुत जरूरत है, और जो कि आजकल कम होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो कोई नए लोग हैं वो अगर कुछ कॉमेडी करना चाहते हैं तो आप जैसे कोई सीनियर लोग गाइड करें, मेंटर करें, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था का आपने कभी कुछ सोचा कि कर पाए या? जी देखिए भाई साहब, होता क्या है कि हर चीज़ के क्लास चलते हैं। आप गाना तो सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका गाना पसंद किया जाए ये संभव नहीं। आप कॉमेडी सीख नहीं सकते, कॉमेडी आपके अंदर होनी चाहिए, मौज आपके अंदर होनी चाहिए। कई आप प्रोग्राम देखो, आदमी हंसाने के चक्कर में गुस्सा दिलाता है। कॉमेडी के लिए पहले आपके घर का माहौल बहुत कूल, बहुत अच्छा होना चाहिए। पता चला घर में उलझन है, बात बात पे झगड़ा, उसके बीच में कॉमेडी समझी जा सकती है, सीखी नहीं जा सकती। तो चलिए समझा ही दीजिए, दो चार लोगों का मन तो करता है। हाँ, अगर वो मन करके सीखना चाहते हैं, कॉमेडी रिएक्शन का खेल है पूरा, कि उस समय आपके चेहरे का भाव, जैसे राजपाल यादव है कि वो चेहरा देख के हंसी आती, जानी लीवर की आंखी देख के हंसी आती, वो पूरा डायलॉग अपनी आंखी से दे देते। बिल्कुल, बहुत राजपाल भाई अपना पूरा डायलॉग अपने मुंह, चेहरे और हिलने डुलने, भागने। तो कॉमेडी अगर कोई सीखना चाहता है तो उसको बहुत टाइम और बहुत फ्रेश मूड से आना, और ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि आप मौके पे बात समझ पाए, और क्या मौके पे ऐसी बात कर पाए कि लोगों को मजा आ जाए। सुनी भाई बात अगर करेंगे, एक ही बात 20 जगह करेंगे तो मौज नहीं आएगी। 20 जगह 40 तरह की बात करेंगे तब मौज आएगी, तब बात बनेगी। हाँ, तो हमने सोचा था बीच में कि इसकी क्लास लेंगे, लेकिन बड़ा कठिन है। लेकिन आपने कहा है तो नहीं, हम चाहेंगे जैसे कोई बच्चे हैं कुछ करना चाहें तो कोई ये गाइडेंस का माध्यम हो। देखिए क्या होता है, कई बार बच्चों में टैलेंट है, जैसे हम लोग बात ही कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि टैलेंट है बट चांस नहीं मिल रही, बहुत लोग हैं जिनको चांस नहीं मिल रही। तो भगवान की आप पे कृपा रही कि आपको बहुत अच्छी चांस मिली, तो कोई एक ऐसा ऑप्शन हो जाए, या कोई नए बच्चे रील बनाना चाहते हैं तो उनको आप अपनी रील में कहीं जोड़ लें, कोई 1-2 लाइन उनसे बुलवा लें, तो आपकी जहाँ तक रीच है उन बच्चों को भी कुछ चांस मिल जाए। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप मतलब एक इसको प्रश्न के तौर पे कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। कोई भी आदमी अपने बच्चे को कॉमेडियन नहीं बनाना चाहिए, उसका कारण है। कॉमेडियन क्या होता है कि सबसे पहले अपना मजाक उड़ाता है, उसके बाद अपने परिवार का मजाक उड़ाता है, फिर अपने मित्र यार का मजाक उड़ाता है, फिर समाज का मजाक उड़ाता है। अब अगर कोई बच्चा है और वो फीस दे रहा, तो कोई आज की तारीख में ना अपना मजाक उड़ाना चाहिए है, ना अपनों का मजाक उड़वाना चाहिए है। इसके लिए बड़ी क्षमता चाहिए। अगर हम आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी मौज ले रहे हैं, तो मेरे अंदर भी क्षमता होनी चाहिए कि आप भी हमारी मौज लो, तो मुझे बुरा हंस के हमको मौज आवे। आप हमारी मौज लो तो हमको मौज आवे। कमले कौन अस्थाना एक बहुत बड़े कवि हैं, सर्वेश अस्थाना। तो हम जैसे कहीं मंच में मिलते हैं, वो बहुत बड़े कवि हैं, 40 देशों में कविता करी। हम उनकी मौज लेते हैं तो वो उनको मौज आती है। सही बात है। फिर वो हमारी मौज लेते हैं तो हमको लगता है ये आइटम हम कहीं सुनाएंगे। जब वो हमारी मौज लेते हैं तो कोई भी सक्षम आदमी, बड़े घर का आदमी अपने लड़के को
ऐसा नहीं बनाना चाहिए है कि वो अरबपति हैं, वो मंच में खड़े अपनी मौज ले रहे हैं, अपने पिताजी की ले रहे हैं। तो इसके लिए 10 से 5 बल्कि 2% लोग निकल के आते हैं, और वही 2% लोग 98% लोगों को जिंदा रखते हैं। नहीं, बहुत डॉक्टर बन के निकलते हैं। बहुत बढ़िया आपने। तो अगर आपके पास कभी कोई इस तरह के बच्चे हों और हम कानपुर में होंगे तो आप बुलाइएगा, हम जरूर आएंगे। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितना जानते हैं उतना सिखाएंगे। नहीं, बस भैया क्या होता है कि एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत दूर का रास्ता तय करना हो तो भी जो रोशनी है, अगर वो 4 कदम की दिख जाएगी तो भी दिशा हो जाती है। तो जिसमें आप जो हाथ पकड़ के जिसको कुछ दिशा दिखा पाए तो उसमें है। लेकिन उसी दिशा से बात ये समझ में आती है कि आपके कंटेंट रिपीट नहीं होते हैं और नए नए आइडिया बहुत आते रहते हैं। तो जैसे पहले आपने घर में जो न्यूज वाली बात बताई, जो कॉमेडी की तरीका करा, वो आपके मेन गेट पे कुछ बैनर टंगे हुए भी हम लोग ने देखे हैं, वो भी एक कॉमेडी का पॉइंट है, उस पर भी कुछ रोशनी डाली। और ये नए नए आइडिया बनते कैसे हैं? क्या कोई टीम काम कर रही है या कोई आप और गुड़िया भाभी बैठ के कोई नए नए डिजाइन बना रहे हैं? कैसे सोच रहे हैं? हाँ, जो घर पे बैनर है वो हुआ क्या कि एक बार गर्मी के समय हम लोग लेटे थे, लाइट नहीं आ रही थी, तो पत्थर ठंडे हो जाते हैं ना, मुझे तो जमीन कलेजी हो जाए। हम लोग जमीने पे लेटे थे तो एक लोग आए, गेट एक बार खटका, 2 बार हम लोग ने घंटी हटा दी, 3 बार, फिर उसके बाद खट 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 खट। तो हमने बाहर एक बैनर लगाया कि कृपया गेट खटखटाने के बाद 2 मिनट सब्र करें, अंदर जो लोग रहते हैं वो मोटरसाइकिल से नहीं चलते कि तुम खटखटाओ तक से आ गए, पीछे कमरे में है, बाथरूम में है, आने में समय लगने समय लगता है। तो ये लगाया तो लोगों को बड़ा पसंद आया, हमने फेसबुक में डाला। ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार आदमी घंटी बजा के रह जाता है। फिर हमने एक लगाया कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, आप आइए, अब कोल्ड ड्रिंक नहीं, आपको पना मिलेगा, लेकिन हरामी पना, कमीना पना ये सब छोड़ के आइए, ठीक है? खाली पना पीने के मूड में ना हो कि पना पियो निकल गो, कोई ज़रूरी काम हो तब वो। फिर एक अयोध्या मंदिर पे हमने बनाया कि जिन लोगों को अयोध्या मंदिर से दिक्कत है, तो मेरा 5 मंजिल का मकान है, आप आराम से आइए, मेरी छत से कूदिए, अपनी जान दीजिए। अगर आप नहीं मरते हैं पहली बार कूदने में तो हम लोग मियाँ बीवी आपको फिर 5वीं मंजिल तक ले जाएंगे, फिर से कूदिए, जब तक मर न जाओ कूदते रहो। कॉमेडी की दुनिया में 3 तरह के फॉर्मेट जो हम लोगों को समझ में आते हैं। एक होता है स्क्रिप्टेड कॉमेडी, जो आप कैमरे के सामने करते हैं, लिखा किसी ने, बोला किसी ने, बताया किसी ने। फिर एक दूसरा है जो स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्मेट है कि आप खड़े हैं जनता के सामने, 10, 20, 25, 50 लोग जो आपके सामने बैठे, आपको उनको हंसाना है, अपनी परफॉर्मेंस देनी है। फिर एक होता है रील के माध्यम से, जिसमें स्क्रिप्ट भी आपकी है, कैमरामैन भी आप है और ऑडियंस हो, कोई लोग भी हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे सूटेबल आपकी पर्सनैलिटी पे क्या है, या कोई शुरू करना चाहता तो किस माध्यम से शुरू करें? रील से शुरू करना चाहिए। रील क्योंकि अपनी बपौती है, एक बार खराब भाई आपने दोबारा बनाई, तिबारा बनाई, 10 बार बनाई। जब आप मंच पे जाते हैं ना तो आपको मौका नहीं मिलता है, वहाँ या तो आपकी हूटिंग होती या तालियां बजती, उसमें बहुत सधे हुए शब्द। कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि हजारों की पब्लिक है और कोई कॉमेडियन खड़ा हुआ, उसने कोई एक अपना आइटम पेश किया, पब्लिक नहीं हंसी, उसने दूसरा आइटम पेश किया, पब्लिक नहीं हंसी। तो 2 तरह की पब्लिक होती है। एक तो क्या होता है कि बहुत दिन बाद मिले हैं तो वही सुन ही नहीं रहे, अपना मस्त। एक क्या होता है कि पब्लिक ने सुना, लेकिन सुना तो मजा नहीं आई, अगर 2 आइटम किसी कॉमेडियन ने सुनाए और पब्लिक नहीं हंसी, तो आप ये मान के चलिए चाहे जितना बड़ा कॉमेडियन हो, उसको तीसरा आइटम याद नहीं आएगा, घबराहट आ जाएगी। फिर वो आए साए कि चाची नीली साड़ी पहन के आई, आयोजक मंडल का धन्यवाद हमको बुलाने के लिए, इस तरह पे उतर आएगा, उसके आइटम खत्म हो जाए। और कोई अगर कॉमेडियन खड़ा हो, उसने पहला आइटम दिया, पब्लिक ठाके मार के हंसी, ताली, उसको 100 आइटम जो उसने 10 साल पहले सुनाया होगा वो भी याद आ जाएगा। पहली बॉल पे अगर छक्का पड़ गया तो मजे आ जाएगी, नहीं तो। और अगर पब्लिक नहीं हंस रही है तो आप समझ लीजिए
धरती का कोई कॉमेडियन फिर तीसरा और चौथा आइटम पेश नहीं कर सकता। वो फिर 2, 4, 5 मिनट जितने मिनट झेली से और 2-4 मिनट की नौटंकी करके आयोजक मंडल और धन्यवाद और ये करके लपेटा लपूटे करके नहीं वापसी करेगा। तो मंच की कॉमेडी सबसे कठिन है, रील बनाना सबसे आसान है, किसी की स्क्रिप्ट पढ़ के बनाना भी आसान है, लेकिन उसमें वो फ्लो आपका नहीं, वो अगर आपके समझे हुए शब्द नहीं है, समझी हुई लाइन नहीं है, किसी कॉमेडी में कोई डायलॉग ऐसा है जो आपे को नहीं समझ में आ रहा और डायरेक्टर कह रहा बोलो, तो फिर आप उसको बोल बाल के खत्म करोगे, भाव नहीं ला पाओगे अपने। सही बात है। और जब आपको किसी चीज में भाव नहीं आ रहे, हंसी नहीं आ रही, तो ये मान के चलो ये डायलॉग व्यर्थ जा रहा है। इसमें जनता को भी जब इमोशन ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो जनता को भी बहुत आनंद आने की संभावना उसमें नहीं तो है। अगर शुरुआत कॉमेडी की कर रहे हैं तो अपनी रील बना के करें और देखें पब्लिक कितना उसको पसंद कर रही, उसके बाद आगे। नहीं, बहुत बढ़िया आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस 2 लाइनों में अगर आप कोई जो लोग कर रहे हैं जिनका मोटिवेशन कमजोर हो रहा है, या मतलब कैसे एक अपनी अंदाजी एक आपकी ओरिजिनल टोन में एक बात में कि बस जनता को वो याद रह जाए और वक्त में उनको लगे, जब उन्हें लगे कि उनका मन कमजोर हो रहा हो तो ये लाइन सुन के उनका मोटिवेशन बढ़ जाए और वो बम्बई की तरफ पहुंच जाए। देखिए, सबसे पहले जरूरी है आपको मौज में रहना। आपका पड़ोसी क्या कर रहा, मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, कौन सफल हुई रहा, कौन असफल हुई रहा, उसकी चिंता नहीं करनी। अपने को कैसे पेश करना है, कौन सी ऐसी बात करनी है जिसमें लोगों को हंसी आए और कोई उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसका अर्थ का अनर्थ निकले। हम हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं। आज के समय में क्या है, स्कूलों में अगर आप हिंदी बोल दो तो पेनाल्टी लगती है। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ इंग्लिश बोलने में पेनाल्टी लगती। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारा स्कूल था हिंदी मीडियम, उससे बहुत ज़्यादा डीएम, कलेक्टर, IAS, PCS नहीं निकले। हमारे साथ के पढ़े बच्चे बहुत अधिकारी नहीं बन पाए। हमारे स्कूल में किसी ने पेनाल्टी नहीं दी, इसलिए नहीं थी कि हमारे स्कूल के टीचरों को भी इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश में पेनाल्टी। हमारे साथ के बच्चे डीएम, कलेक्टर, लेकिन हमारे साथ के बच्चे आज की तारीख में बजरंग दल में, शिवसेना में और भाजपा में, इस तरह के सभी दलों में भरे पड़े हैं। और मान लो वो हिंदी मीडियम के बच्चे ना होते तो ये जो आज भाजपा की सरकार बनी है ना, ये हमारे साथी संगाती हम लोगन की वजह से बनी। अगर हम लोग भी हिंदी मीडियम में पढ़ लेते तो कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहे होते और तुम लोग विपक्ष में बैठे होते। तो हम लोगन की इज्जत करो, हम लोगन का तुम आगे बढ़ाओ जैसे हम लोग तुमका आगे बढ़ावा, और मौज में रहो, मौज में जियो। लंबी उम्र जी लोगे, टेंशन में रहोगे तब 60 के बाद एक दिन कल के जीना है। अगर मौज में जियोगे तो 80-90 तक का काटोगे। बस इतना ही कहना है। अगर अपने बच्चे को, वाइफ को कॉमेडियन बना रहे हो तो घर का माहौल अच्छा रखो। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो कॉमेडियन नहीं बन पाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी जनता के हमारे सवाल आते हैं वो हमारी टीम आपसे संपर्क करके उनके जवाब की व्यवस्था करेगी। थैंक यू एंड फैंटास्टिक मीटिंग। कैसी लगी आपको हमारी बातचीत हमारे गेस्ट अनु अवस्थी जी के साथ? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल माइंडसेट मैटर्स को। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ माइंडसेट मैटर्स में। धन्यवाद।